ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपन का जो सेशन है, जो अभी हम चलाने वाले हैं, ये सेशन के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस। ठीक है, अब ये क्या होता है? सबसे पहली चीज कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आज मैंने कोई गाड़ी बनाई। अब इस गाड़ी के अंदर क्या सीन है कि ये गाड़ी कितना परफेक्टली बना है और ये क्या हमारे क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को मीट करता है कि नहीं, इसको हम कैसे चेक करें? तो इस चीज को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। अब स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर ये इसकी क्वालिटी डेफिनेशन है दैट क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग and evaluating products and services to ensure they conform to requirements. The statistical process uses statistical methods to distinguish between normal random variation and abnormal assignable cost variations. अब ये क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल वेरिएशंस क्या होते हैं? नेचुरल वेरिएशंस सिर्फ वो होते हैं जो यूजुअली नॉर्मल तरीके से होते हैं, जो यूजुअली होने ही होने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं ये फोन बनाता हूँ, ठीक है, इस फोन को बनाते टाइम मेरे पास बड़े छोटे मोटे फैक्टर्स आते हैं, स्मॉल रैंडम वेरिएशंस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो गया या फिर माइनर मटेरियल वेरिएशन हो गया। इससे ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी इस क्वांटिटी को, या कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इस केस में हमें बिल्कुल पूरी तरह से प्रोडक्शन बंद करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आप अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, आप बेटर बना सकते हो और अच्छे वाले क्या कहते हैं यूज़ करके मटेरियल को, जब आपको पता चला कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है। बट एब्नॉर्मल वेरिएशन या फिर असाइनेबल वेरिएशन ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो बहुत मेजर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई बंदा पिस के मर गया बेचारा, उसके अंदर क्या था, फैक्ट्री के अंदर, जिस वजह से पूरी प्रोडक्शन खत्म हो गई, बंद हो गई। एक एक हफ्ते के लिए, आधे दिन के लिए, जो भी हुआ, इस वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे बैच प्रोडक्शन में। या फिर कोई मेजर डिफेक्ट निकला उस मशीन के अंदर, मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, मशीन ही खराब हो गई, चाहे काम ही नहीं कर पाए। या फिर रॉ मटेरियल इतनी घटिया क्वालिटी का आया कि आपका जो फोन या फिर प्रोडक्ट बन के आया वो बहुत घटिया बन के आया। तो ऐसे केसेस में हम असाइनेबल वेरिएशन कहते हैं। और ये कैसे डिटरमाइन होता है? जब ये हमने ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस यूज कर लिया, एसपीसी इस्तेमाल कर लिया, तो इससे हमें पता लगता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट में कौन से बैच में दिक्कत आ रही है, जहां से आप ये बता सकते हो कि हमें ये प्रोडक्शन को स्टॉप करना है, एलिमिनेट करना है, या फिर पूरी तरह से नए सिरे से चालू करना है, कॉस्ट ढूंढना है। तो दो तरह से वेरिएशन होते हैं। अब पॉइंट क्या है कि नेचुरल वेरिएशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तुझे जस्ट ऊपर ऊपर से समझाता हूँ। लेट्स से कि ये एक यूसीएल है, अपर कंट्रोल लिमिट, मतलब एक लिमिट सेट कर रखी है। जैसे हमारे फिजिक्स के अंदर क्या होता है, एक तार जब होती है, रेजिस्टेंस का एक लिमिट होता है ना, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। ठीक है, तो ऐसे लिमिट है। तो अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट है। अगर हमारा बैच प्रोडक्शन जो है, जब ये कोई भी चार्ट हो, अगर हमारे सारे बैच के प्रोडक्शन पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी चीजें सारी सही है। लेकिन जैसे ही एक प्रोडक्ट बाहर चला गया अपर लिमिट के, या फिर लोअर लिमिट से नीचे चला गया, हम कह देंगे कि उसके अंदर प्रॉब्लम है। ये क्या कहते हैं, ये प्रोडक्शन को आप फिर से देखो, स्टॉप करो प्रोसेस और फिर से नए सिरे से चालू करो। अब ये हर चीज में लागू होगा, एक्स चार्ट हो, बार आर चार्ट हो, पी चार्ट हो या सी चार्ट हो। अब अंतर क्या होगा, कौन से किस चार्ट में और कब किसको इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में आएंगे। अब एक और पॉइंट जो जानने की जरूरत है कि ये जो पी चार्ट भी होता है ना, ये जो भी चार्ट्स होते हैं, अगर हम इस वाले प्रोडक्शन पॉइंट को ध्यान से देखें, इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है यूसीएल के बड़े करीब है। या फिर अगर हम इस वाले को देखें तो ये एलसीएल के बड़े करीब है। यानी कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर नेचुरल वेरिएशन भी बहुत मेजर लेवल पे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लेते हैं, ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, एबनॉर्मल वेरिएशन इज 10, ठीक है, या फिर 9। अगर आपका प्रोडक्शन 9 के तरफ जा रहा है तो इसको हम मान लेते हैं कि एबनॉर्मल है। और नेचुरल कहाँ तक का टॉलरेंस है? 5 to 6 तक का। तो मान लेते हैं पूरा 4.5 पे आके बैठा हुआ है। तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि ये डिग्री ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है, कि मतलब 4.5 तक आपका नेचुरल वेरिएशन हो रहा है, मतलब नेचुरल वेरिएशन में भी मेजर चल रहा है। तो उसमें भी बोल सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं आगे चल के इसमें दिक्कत आ सकती है। तो एक तरह का फोरकास्टिंग टाइप का रहता है इसमें। अब कंट्रोल चार्ट्स के अंदर ना, कोर एसपीसी टूल्स के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टूल्स आते हैं। एक्स बार चार्ट, अब मैं नॉर्मल आ जाता हूँ अपने इस पे और उसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो हम्म, अब थ्योरी की बारी आ गई, थ्योरी में पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, पहली चीज, अब थ्योरी के अंदर आ गया एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, टी चार्ट और सी चार्ट। हमें ये सारे चार्ट्स को पढ़ना है।
ठीक है। अब इन चार्ट्स को पढ़ते टाइम हमने जैसे कि देखा दो तरह से वेरिएशंस होते हैं। एक वेरिएशन तेरा हो गया रैंडम वेरिएशन, रैंडम नेचुरल वेरिएशन, और एक हो गया तेरा एबनॉर्मल असाइनेबल वेरिएशन, एबनॉर्मल असाइनेबल, नॉर्मल असाइनेबल वेरिएशन। ये चीज पूरा ध्यान से रखना है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो बेहतर रहता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज फॉर द एक्स बार। इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। एक्स बार चार्ट के फॉर्मूलाज दो हैं। या तो आपको सिग्मा नोन होगा या तो अननोन होगा। अगर आपका सिग्मा अननोन है तो ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें। और अगर आपका सिग्मा नोन है तो इसका मतलब ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, दो चीजें आ चुकी है पीवाईक्यू में, एक बार ग्राफ भी आया, एक बार न्यूमेरिकल भी आया है। फॉर्मूलाज दोनों के लिए अलग है। यूसीएल का और एलसीएल का फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार, और यहाँ होता है एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और नोन के लिए यूसीएल का फॉर्मूला हो जाता है एक्स डबल बार प्लस जेड मल्टीप्लाइड विद सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। और इसका एलसीएल का फॉर्मूला है एक्स डबल बार माइनस जेड सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। दोनों फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूलाज जो भी मैं इस चैप्टर में कराऊंगा ये सारे रटने हैं, ये कहीं पे भी नहीं लिखे हुए मिलेंगे। अब वंस एक्स बार हो गया तो एक्स बार का ही भाई है आर बार। एक्स के साथ आर हमेशा आएगा ही आएगा। तो आर है आपका रेंज चार्ट, आर इज योर रेंज चार्ट, एक्स वाज योर मीन चार्ट। तो रेंज चार्ट के भी कुछ अलग फॉर्मूलाज हैं। इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है, इसमें कोई सिग्मा विग्मा वाला ड्रामा है ही नहीं। अगर रेंज चार्ट आएगा तो ग्राफ ही बनाना होता है। तो इसका जो यूसीएल है इसका फॉर्मूला होता है डी फोर इंटू आर बार, और एलसीएल का फॉर्मूला होता है डी थ्री इंटू आर बार। क्या है ये बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं बढ़ता हूँ अपने इस चार्ट को लेकर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एक 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहला आता है जर्माजिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन। ये हमारा केस है। इस केस स्टडी में अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास आता है ये एक एग्जिबिट डेटा का। ऐसा हमें क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में भी गिवन है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे डेटा नहीं होंगे। देयर विल बी बेयरली 6 to 7 सैंपल्स। फाइन। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहते हैं स्टैटिस्टिकल टेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपायर, ये भी गिवन होगा। हो सकता है ये पूरा ना देकर वो सिर्फ इतना पार्ट दे दे कि जितना हमें जरूरत है। और ये होता है A2 D3 D4। ये क्या होता है, ये फैक्टर है एक्स बार के। इसका रियल एग्जांपल मतलब इसका रियल डेफिनेशन तो मुझे भी नहीं मालूम। ये बेसिकली कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये आर चार्ट के लोअर कंट्रोल के वैल्यूज हैं और ये अपर कंट्रोल के वैल्यूज है। तो अगर मैं अब इसको कैसे देखते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास सैंपल कितने हैं, 25 सैंपल है। ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। यानी कि यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ से मुझे आज पता चला कि आज मेरा A2 का वैल्यू 0.58 होगा, D3 का वैल्यू 0 होगा और D4 का वैल्यू 2.11 होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम इसको देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखेंगे। हाँ, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इससे नहीं देखना, सैंपल साइज से नहीं देखना। ठीक है, तो कंफ्यूज होकर सैंपल साइज देख के निकाल तो निकाला, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकालना है। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने का तरीका भी सिंपल है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सबसे पहले इस सबसे जो टेबल था मैंने इस टेबल को पूरा कॉपी कर देना अपने क्वेश्चन पे, आंसर शीट पे। फिर आगे निकालना है मैंने एक्स बार, यानी कि एक्स का मीन। तो ये जितने भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन है इन सारे पांचों का मीन लेकर हम यहाँ पर लिख देंगे। और रेंज का मतलब होता है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैक्सिमम माइनस लोअर। अपर लिमिट बोल दिया, फिर एक ही बात है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 504 माइनस 498 से 6 आ गया। ऐसे सबका करना है 25 सैंपल्स का। इतने सारे नहीं आएंगे पेपर में, वंस अगेन
और फिर क्या करना है, ये जो एक्स बार दिख रहा है इन सबका मीन ले लेना है डाउन वाइज। तो ये पूरा मीन जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 499.97, और ये बेसिकली है क्या, ये एक्स बार का बार है, मतलब आपने एक बार मीन ऑफ मीन ले लिया। फिर आ गया आपका रेंज, आर का ये मीन आ गया, तो दिस इज आर बार। ठीक है, और सैंपल साइज कितना है, सैंपल साइज मेरा 5 है। फिर मैंने जो ये टेबल देखा था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, इस टेबल में से मैंने सारी वैल्यू निकाल के यहाँ पर एक बार जगह पे लिख ली, A2.5 है, D30 और 2.1 है। सिंपल कुछ नहीं करना, एक्स चार्ट वाले फॉर्मूलाज में ये सारा पुट कर देना है वैल्यूज को, आर के फॉर्मूलाज में ये सारा पुट कर देना है। इससे मिलता क्या है, ये है क्या, 503.2। अब इस सबको जब मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ पे, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, यहाँ पर सैंपल नंबर है 1 से 25 तक, यहाँ पर किंक बनाकर मैंने 495 से वहां ऊपर रेंज लगा दिया। ये जितने भी सारे पॉइंट्स थे ना हमारे, ये एक्स वाले 501 500, इन सबको मैंने यहाँ पर सैंपल के हिसाब से प्लॉट कर दिया। तो वंस यू हैव प्लॉटेड दिस, यू विल गो फॉर यूसीएल 503.52, आपने इसका कंट्रोल लाइन बना दिया। तो ये है हमारा कंट्रोल लाइन। अगर आपके सारे प्रोसेसेस कंट्रोल लाइन में आ रहे हैं तेरा सैंपल, तो ये सब कुछ सही चल रहा है। अगर गलती से भी, लेट से मैं 21 ले लेता हूँ, इस 21 को, अभी 497 है, इसको मैं कर देता हूँ 600 रैंडमली, 600 आ जाएगा। तो ये भाई हमारा जो 21 सैंपल था, ये कहीं वहां ऊपर चला जाएगा 21 सैंपल, यानी कि बहुत ही बुरी हालात है, कुछ तो गड़बड़ हो रखी है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा, और ऐसे केस में क्या लिखेंगे कि हमें प्रोडक्शन स्टॉप करने की जरूरत है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, सिमिलर चीज हम रेंज चार्ट में करेंगे, रेंज चार्ट में भी यही सेम चीज है। अब जो एलसीएल होता है ना, एलसीएल कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, लोअर कंट्रोल लिमिट कैन नेवर बी जीरो, इट्स लाइक इट्स शोकेसिंग दैट हाउ मच डिफेक्ट्स यू हैव। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी भी नेगेटिव डिफेक्ट्स होंगे, या तो जीरो से ज्यादा ही होगा या तो जीरो के बराबर होगा, कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आर चार्ट का हो गया, ये बी चार्ट का हो गया, दो ग्राफ मिलेंगे, इनको बनाना रहेगा। हाँ, तो वो चार्ट का क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, ये वाला जो हमने कर लिया। अब इसके बाद कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू एग्जाम में, ये भी चार्ट वाला क्वेश्चन है। बट अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को अगर हमें नॉर्मल फॉर्मूला से सॉल्व करना रहेगा, तो हमें सिग्मा दिया हुआ होगा। जैसे वो 5 सैंपल और सैंपल साइज कितना दे दिया, 4, 4 ऑब्जर्वेशन पर सैंपल, तो इसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो हमारे ये जितने भी टेबल है उसमें भी हम ये 4 वाला लेंगे वैल्यू। तो इससे हम पूरा बना के सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर भी इस, एक मिनट, हम लोग 4 ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं टेबल में, टेबल वाले में। अच्छा, ठीक है। ठीक है, 5 सैंपल है, 4 ऑब्जर्वेशन पर सैंपल, मतलब टोटल 20 सैंपल्स, राइट, मतलब 20 हो जाएगा, 5 into 4 20 हो गए। तो बेसिकली क्या है, सैंपल मीन एक्स बार हमने इधर निकाल दिया, ऐसा मीन कुछ दे दिया जाएगा 4 का, उसको ग्रैंड में निकालना, एक बार हो सैंपल गया, रेंजेस का निकालना है। यार बार हो यहाँ गया। पर लिखा हुआ यूज 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट z इज इक्वल टू 3। ये एक्चुअली क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसके अंदर सिग्मा भी दिया रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये सिग्मा वाला क्वेश्चन है, मतलब ये न्यूमेरिकल वाला है, जो मैंने बताया था सिग्मा वाला लगा के करना था सॉल्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू के क्वेश्चन 25 का 2 का पी, ये ग्राफ से भी सॉल्व किया जा सकता है, अगर तुम्हें ये कंट्रोल चार्ट्स वगैरह दिए हुए होंगे तो। इनको कंट्रोल चार्ट बोलते हैं, एक्स कंस्ट्रक्टिंग एक्स बार एंड आर चार्ट। अगर ये दिया रहेगा तो आप इसको ग्राफ से ही सॉल्व कर सकते हो, वरना आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक हो गया, भले ही आंसर थोड़े इधर उधर आएंगे, बट फॉर्मूला और फिर चार्ट तो में दोनों में ग्राफ अंतर तो रहता है। बोलेगा ना क्वेश्चन में, ग्राफ से बना हो हाँ, या फिर न्यूमेरिक। हाँ, वो दिया रहेगा, वो देख के पता चल जाएगा तेरे को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये Z3 ना देकर सिग्मा ना देगा, सिर्फ इतनी चीजें दे देगा, तो तेरे को ग्राफ एक ये, ग्राफिक बनाना पड़ेगा, और बट तेरे अगर को ये दे दिया तो जेड सिग्मा कहाँ है इसमें, यही क्या? सिग्मा इधर दिया नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में दिया अच्छा, रहेगा, मतलब मैं बता रहा हूँ दिया रहेगा, Z अगर दिया हुआ है तो। अच्छा, तो ये हो गया तेरा ये वाला क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं पी चार्ट पे। पी चार्ट क्या होता है, ठीक है, पी चार्ट के लिए थ्योरी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो पी चार्ट, पी चार्ट हमारा हो गया, इसको हम प्रोपोर्शनेट चार्ट बोलते हैं। प्रोपोर्शनेट चार्ट ये क्या फाइंड करता है, ये प्रोपोर्शन फाइंड करता है डिफेक्टिव अपॉन कितने हमारे टोटल नंबर ऑफ चेकिंग हुई है, प्रोपोर्शनेट चार्ट बोला जाता है इसको। और इसके अंदर कैसा रहता है, पी बार, इसको हम पी बार बोलते हैं, ये कोई मीन या फिर ये कुछ नहीं है, ये है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स
नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड। ठीक है, ये है तेरा पी बार। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसके अंदर भी वही यूसीएल और एलसीएल वाला कंसेप्ट लगता है। यूसीएल लगा देता हूँ, एलसीएल और यूसीएल। तो इसका यूसीएल का फॉर्मूला हो गया पी बार प्लस पी बार प्लस पी बार प्लस जेड मल्टीप्लाइड विद पी बार प्लस जेड मल्टीप्लाइड विद सिग्मा पी। फॉर्मूला हो गया पी बार प्लस जेड मल्टीप्लाइड विद सिग्मा पी। नाउ योर क्वेश्चन might be what is sigma p? Sigma p is equals to p bar bracket 1 plus p bar divided by n under root of n। ये होता है 1 माइनस आएगा, सॉरी, p बार माइनस 1 माइनस p बार, ये होता है सिग्मा p। ठीक है, n का होल अंडर रूट। सिमिलरली इसका एलसीएल क्या हो जाता है, इसका एलसीएल हो जाता है p बार माइनस z टाइम सिग्मा p। ये हो गया तेरा p चार्ट। इतना ही है इसमें। ग्राफ नहीं बनता। इसमें ग्राफ बन भी सकता है, नहीं बन सकता, कैसे होता है मैं बताता हूँ, देखते हैं। अब ये जो नोट्स है इसमें आता हूँ वापस में। ये चीज थी, इसको कराने के बाद मेरा नेक्स्ट आता है इस तरह का क्वेश्चन। 2025 के सेकंड का बी में ऐसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन को समझते हैं आराम से। ये कहता है कि 20 सैंपल्स हैं, each of size n is equals to 100 items inspected, total defective items 20 samples। मतलब 20 सैंपल्स हैं, उसमें से 100 टोटल क्या कहते हैं हमने साइज है हर सैंपल। तो टोटल नंबर ऑफ साइज वो कितने हो गए, हर सैंपल में कितने हो गए टोटल, 2000 हो गए। ठीक है आसपास। उसके बाद क्या कहते हैं टोटल डिफेक्टिव आइटम्स 20 सैंपल में 200 है, वो ये कह रहा है। तो इन 200 सैंपल के अंदर करीबन, इन 2000 सैंपल के अंदर 200 करीबन करीबन डिफेक्टिव है। फिर उसने क्वेश्चन का पार्ट बोला हुआ वन सैंपल नंबर 12 एंड 24 हैज डिफेक्टिव आइटम्स, 24 डिफेक्टिव आइटम्स। कहने का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा इसमें समझा देता हूँ, बेटर समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इधर सैंपल दे रखे हैं, इसमें कितने सैंपल है इसके अंदर, एक दो तीन, ऐसे करते करते कोई 12 सैंपल बीच में आएगा और 20 सैंपल्स हैं। और हर सैंपल के अंदर, हर सैंपल बैच के अंदर करीबन करीबन कितने हैं, साइज कितना, 100 आइटम्स है। यानी कि इसके अंदर 100 आइटम्स है, इसके अंदर 100 आइटम्स है, सबके अंदर 100 आइटम्स है। तो उसने स्पेसिफिकली 12th सैंपल की बात करी है। इस 12 सैंपल के अंदर जो 100 आइटम्स है, उन 100 में से 24 तो डिफेक्टिव है, उसने चीज बोली है। मतलब आज मैं ये चीज कह सकता हूँ कि ये जो 24 डिफेक्टिव है, इनका प्रोपोर्शन क्या होगा, 24/100 इज इक्वल टू 0.24 प्रोपोर्शन। ठीक है, बस जानने के लिए। अब बाकी क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बिल्ड अ पाई चार्ट विथ 3 सिग्मा लिमिट्स, मतलब पाई चार्ट बनाने बोला है 3 सिग्मा लिमिट्स के साथ। 3 सिग्मा लिमिट्स का मतलब क्या होता है, 3 सिग्मा लिमिट्स का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ z की वैल्यू कितनी है, 3, z की वैल्यू आ गई 3। तो इसको हम पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूला के अंदर और इसको सॉल्व करेंगे। अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल्स टू पी बार प्लस जेड सिग्मा पी। ठीक है, अब हमें सबसे पहले पी निकालने की जरूरत पड़ेगी कि हमारा ओवरऑल पी बार कितना है। ठीक है, ओवरऑल पी बार हम कैसे निकालेंगे, ओवरऑल पी बार हम निकालेंगे पी बार इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितने सैंपल्स जो है वो हमारे क्या कहते हैं डिफेक्टिव है, 20 सैंपल्स के अंदर 200 जो है वो डिफेक्टिव है। मतलब ओवरऑल 200 में से 2000 में से 200 तो डिफेक्टिव ही आ गए। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, 1/10, 0.1 हमारा पी बार आ गया। तो यूसीएल की वैल्यू अगर मैं आज निकालू तो 0.1 प्लस जेड इज इक्वल टू 3 इंटू 0.1 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। एन कितना है, सैंपल का साइज 20। ये चीज उधर भी कर रखी होगी। सॉरी, एन की वैल्यू 100 है क्योंकि पर साइज कितना है, 100 आइटम्स है ना। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके, नंबर ऑफ आइटम्स
साइज, सैंपल्स के अंदर कितने आइटम्स है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बोल सकते हैं, जो सैंपल के कितना ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यूसीएल की वैल्यू कितनी 0.190 आ जाती है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.190। ठीक है, 0.190। सिमिलर वे में अगर मुझे एलसीएल फाइंड करना है तो मैं माइनस करना होगा, तो यही सेम चीज माइनस होकर 0.010 आ गई। ठीक है, अब इसको पाई चार्ट में अगर बनाना होगा तो हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे पाई चार्ट में 0.190 और इसको यूसीएल और उसको एलसीएल लगा देंगे, और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। सैंपल 12 को स्पेसिफिकली हमें पूछा गया कि इज द प्रोसेस इन कंट्रोल। तो उसको कैसे चेक करेंगे, हमने जो ये प्रोपोर्शन निकाला है ऊपर, क्या निकाला था हमने, प्रोपोर्शन 0.24 पी बार, क्या ये लिमिट्स के अंदर आ रहा है, द आंसर इज नो। ये कहाँ जा रहा है, 0.24 इज ग्रेटर देन 0.19, तो यानी कि ये प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी है, स्टॉप द प्रोसेस। ये बाहर चला जाएगा इधर के पे, हमारा यूसीएल तो ऊपर जा रहा है। हाँ यूसीएल 0.19 आ रहा है, 0 हाँ ऊपर जाएगा। ऊपर चला जाएगा। हाँ ठीक है, ओह, तब चार्ट बनने की जरूरत नहीं। नहीं मतलब इसमें पता है, इस क्वेश्चन को आधा लिखा हुआ है इधर, इस क्वेश्चन इसने जो क्लॉड से मैंने नोट बनाए हैं, मतलब इसमें तेरे को प्रॉपर और पी की वैल्यूज गिवन होंगी अलग अलग ऑब्जर्वेशन की, तो इससे तू कहता है प्रॉपर क्वेश्चन बना सकता है। तो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, जो तेरा चार्ट होता है ना वो यहाँ पर लिख देते हैं हम उसको, पी चार्ट, पी जितने भी होते हैं वो सारे इधर लिख देते हैं और नीचे तेरे सारे ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, बस सिंपल होता है, ये सब में ये रूल लागू होता है। एक्स ऊपर लिख देते हैं और ऑब्जर्वेशन नीचे लिख देते हैं, आर ऊपर लिख देते हैं नीचे ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, ऐसे चार्ट बनते हैं इसके। ठीक है, ये हो गया तेरा पी चार्ट खत्म। ठीक है, अब चलते हैं सी चार्ट पे। ठीक है, सी चार्ट का एक अलग ड्रामा है। सी चार्ट मतलब इसमें कोई ग्राफ व्राफ नहीं बनता और इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आए, मतलब कभी भी पूछे नहीं गए इससे क्वेश्चन, बट फॉर्मूला रट लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसका यूसीएल और इसका एलसीएल भी एक बार देख लेते हैं। इसका यूसीएल का फॉर्मूला हो गया, ये वही है ना, अपर चार्ट लिमिट लोअर चार्ट, हाँ वही है अपर चार्ट नहीं, अपर कंट्रोल लिमिट्स लोअर कंट्रोल लिमिट्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है सी बार प्लस जेड टाइम्स सिग्मा। देख लेता हूँ एक बार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, करेक्ट, सी बार प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ सी। स्क्वायर रूट ऑफ सी बार, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ सी, बार और ये हो गया तेरा सी माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ सी, और सी बार का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड, नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है 18 कार इंस्पेक्ट किए गए और टोटल 18 गाड़ियों में 45 हमें वो मिले, कहते हैं डिफेक्ट्स मिले। तो बिल्ड अ सी चार्ट विद 3 सिग्मा लिमिट्स एंड चेक इफ द प्रोसेस इज इन कंट्रोल। तो टोटल डिफेक्ट्स निकाल दिए 18, 45 टोटल डिफेक्ट्स थे ओवरऑल 18 गाड़ियों में, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स 18, पर कार 2.5 आ गया। फिर सिग्मा का अपर लिमिट यूज कर लिया, स्क्वायर रूट सी बार निकाल के, फिर अपर लिमिट निकाल दिया, लोअर लिमिट निकाल दिया। 18 car check against LCL 0 and 7.24. If any car has 8 or more defects, so it represents out of control. मतलब इसमें कुछ डेटा तो दे नहीं रखा था, इसमें ये कह रहा है कि देख जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 0 है, अपर लिमिट 7.243 है। अब कोई 7.243 डिफेक्ट्स तो हो नहीं सकते, तो यानी कि 8 ही होगा नेक्स्ट बेस्ट नेचुरल नंबर। तो 8 या 8 से ज्यादा कोई भी अगर डिफॉल्ट होगा तो वो तेरा लोअर कंट्रोल लिमिट है, मतलब कहते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। एक्स एक्सिस पर क्या क्या है, कौन से डेटा पॉइंट है इसमें एक्स एक्सिस में आ जाएंगे तेरे, नंबर ऑफ कार्स, ऊपर तेरा सी बार आ जाएगा, 18 आएंगे ना, हाँ 18, एक एक दो गाड़ी, तीन चार दो पाँच, गाड़ी, 3 गाड़ी, ऐसे गाड़ी में तेरे को डेटा सेट जो दिया होगा हाँ उसमें दिया रहेगा कि एक गाड़ी में इतने हैं, दूसरे गाड़ी में इतने हैं, ठीक है तो उसको पॉइंट कर सकता है। ठीक देख मैं मोस्टली बता रहा हूँ, हाँ अगर चार्ट आना होगा तो पी चार्ट आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, वो रेयर चांस है, या फिर एक्स बार आ जाएगा, आर आ जाएगा, सी तो कतई नहीं पूछेगा, पूछ भी लिया तो अब तेरे को फॉर्मूला पता है, यू कैन डू दिस वन। ठीक है,
ये हो गया तेरा ये वाला पोर्शन भी खत्म। ठीक है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेस कैपेबिलिटीज। चलो आगे देखते हैं। अब अपन पढ़ेंगे प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या चीज होती है? प्रोसेस कैपेबिलिटी हमारा होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी बेसिकली मेजर वेदर अ प्रोसेस इज केपेबल ऑफ कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट विद इन कस्टमर स्पेसिफिकेशंस और नॉट। पहले हम डिफेक्ट्स को देखते थे, पहले हम ये देखते थे कि मतलब उसको बोलिए। ठीक है, तो प्रोसेस कैपेबिलिटी के अंदर ये होता है कि कोई चीज जो है कंसिस्टेंटली आपको आउटपुट दे रही है कि नहीं एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, तो उसको चेक करने के लिए हम प्रोसेस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर्मूला में लिखता हूँ, उससे पहले ये जान के रख, दो चीजें होती है प्रोसेस कैपेबिलिटी के अंदर, एक होता है सीपी और एक होता है सीपी के। कोई जरूरत नहीं है इनके फुल फॉर्म जानने की, होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी होता है ये, बस इसको बोला जाता है ये। ठीक है, ये एक चीज होती है, दो ऐसे चीजें होते हैं जो हमें डिसाइड करने में मदद करते हैं कि वेदर आपके प्रोडक्ट जो है वो बन पा रहे हैं अच्छे से या नहीं बन पा रहे हैं। तो अगर आपका सीपी जो है वो 1 आ रहा है, तो बेयरली केपेबल है, प्रोसेस जस्ट फिट्स इनसाइड द स्पेक, तो मतलब काम चलाओ काम करके देख लिया। सीपी अगर 1.33 आ रहा है तो मतलब बहुत तगड़ी है, गुड कैपेबिलिटी है, बढ़िया चल रहा है। और सीपी हाँ ये ऐसे होते हैं, स्टैंडर्ड नहीं है, जरूरत रटने की जरूरत नहीं है। हाँ ये रटने की भी जरूरत नहीं है, इनको बस हवा में याद रखना है। तो और सीपी 1.67 होता है तो बहुत बढ़िया कैपेबिलिटी है, 6 सिग्मा स्टैंडर्ड फॉलो होता है। और अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो वर्ल्ड क्लास है, मजा ही आ गया, क्या बढ़िया बना दिया एकदम। प्रोसेस के ना, ठीक है, हाँ ये प्रोसेस उसके है। प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, और सीपी के अगर हमारे क्या कहते हैं, दोनों तभी इक्वल आते हैं जब हम एग्जैक्टली मीन पे आ जाए, यूसीएल एलसीएल तो मतलब जो यूसीएल लाइन जो होती है और एलसीएल लाइन के बिल्कुल बीच में कहीं पर अगर आ जाती है हमारी प्रोडक्ट, तो उसका हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम बीच में अगर आ गए तो हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं मीन की तरह, तो इसको हम कहते हैं कि वो सीपी के इज इक्वल टू सीपी है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, इसको इसको बस फॉर्मूला डालना है, बट इसको सीखने के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। पहले ये वाले क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि ये एक बार सॉल्व हो जाए ना, फिर इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और फॉर्मूला क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं कि इनके फॉर्मूलाज क्या क्या है। तो फॉर्मूला समझने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ सीपी इज इक्वल्स टू, सीपी का फॉर्मूला होता है हमारा अपर कंट्रोल लिमिट माइनस लोअर कंट्रोल लिमिट डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स सिग्मा, 6 टाइम्स सिग्मा। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। और अगर सीपीके का फॉर्मूला लेना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ यूसीएल माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा, कॉमा कॉमा एलसीएल माइनस एक्स बार, या फिर उल्टा हो जाएगा एक्स बार माइनस एलसीएल, क्योंकि एलसीएल छोटा है, तो एक्स बार माइनस एलसीएल डिवाइड बाय 3 सिग्मा। तो दोनों का जो सबसे मिनिमम होता है वो लेते हैं, मतलब दोनों को चेक करना होता है, दोनों में से किसी का एक मिनिमम दिया जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6.27 ये जो भी लिखा है, या फिर हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 ही बोल देते, तो अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो मीना चवन कॉर्पोरेशन कंप्यूटर के प्रोडक्शन कुछ बनाता है विद एन एवरेज लाइफ ऑफ 18 घंटे, यानी कि इसने एक्स बार दे दिया और ये हमें सिग्मा मिल गया, और स्पेसिफिकेशन लिमिट यानी कि 2400 घंटे एंड 1600 घंटे दे रखा है, यानी कि ये हमें यूसीएल दे रखा है और ये हमें एलसीएल दे रखा है। तो अगर हम इसको सोल्व कर देते हैं तो इसका इससे हमें क्या कहते हैं, हमारा आंसर मिल जाता है। अब हमें पता पता लगाना है कि कैसा हमारा प्रोसेस केपेबल है कि नहीं, तो सबसे पहले इसका सीपी निकालते हैं। इसका सीपी कैसे निकल जाएगा, 2400 माइनस 16 से कितना हो गया, 800। 800 डिवाइड बाय 6 इंटू सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 100 घंटे, कैंसिल हो गया, 2 जा 4 2 जा 3, 1.33 आ गया कुछ। ठीक है, 1.33 आ गया, मतलब बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है, गुड कैपेबिलिटी। बट ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हम सीपी देख रहे हैं, हमें थोड़ा सा सीपीके को भी देखना पड़ेगा। तो एक बार सीपीके भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सीपीके अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है, मिनिमम ऑफ यूसीएल, यूसीएल हमारा कितना 2400 माइनस मीन कितना हो गया 1800, टोटल कितना हो गया 600, 600 का गैप डिवाइडेड बाय 3 ऑफ सिग्मा, 3 ऑफ सिग्मा कितना हो गया 100, तो कैंसिल डिवाइड बाय 2, मिनिमम 2 हो गया, 3 कैंसिल भी तो होगा। और नीचे आ गया कॉमा, और अब हम लोअर लिमिट से माइनस मीन को माइनस करेंगे लोअर लिमिट से, तो हमारे पास आ गया ऊपर 200 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ सिग्मा, सिग्मा कितना 100, कैंसिल, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0.67 के आसपास। तो दोनों का मिनिमम लेना होता है, मिनिमम कितना आ रहा है 0.67। अब ये गलत बात है, अब हमेशा सीपी एंड सीपी के ये थोड़े 1 से बड़े आने चाहिए, तब थोड़ा हमें लगता है चीजें अच्छी हो रही है।
लेकिन सिंस हमारा सीपीके अब 0.67 से नीचे आ रहा है, 1 से छोटा है हमारा सीपीके, मतलब कहीं ना कहीं हमारा स्टैंडर्ड डिलीवर नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड डिलीवर नहीं हो रहा है, तो आपको मेंटेन करने की या फिर इधर आपको प्रोडक्शन को देखने की आवश्यकता है। केपेबल, पार्शियली केपेबल है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, बट ये स्पेसिफिकेशन के अंदर चीजें नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सीपीके। मनोज मनोज ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है, ये साइड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करा रहा, इसको बस देख लेते हैं ऊपर से कि यहाँ पर अगर हमें थिकनेस गिवन होती है तो कभी कभार क्या होता है कि थिकनेस ऐसा भी दिया होता है जिसमें प्लस माइनस करके दिया हो। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, इस केसेस में हमारा यूसीएल जो हो जाता है ये हो जाता है आपका 3 प्लस 0.1 विच बिकम्स 3.1, और एलसीएस एक माइनस आता है 2.9। उसके बाद सब सॉल्व कर सकते हैं हम, साइंस वालों को पता होता है ये चीज, बाकियों को नहीं पता होता, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ केस की कॉमर्स में हम पिट रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। एनीवेज, मीन थिकनेस 3.0 है, ये सब हो गया। हाँ, ये एक बार हो गया तेरा, बाकी सब वही लगा के सॉल्व कर देंगे। निकाल दो, इसमें सीपी निकालने दे रहे थे, सीपी के बोला डायरेक्ट, हाँ, डायरेक्ट सीपी के डायरेक्ट सीपी के बोल दिया है, डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट निकाल दो। तो ये क्वेश्चन हो होता गया। है सीपी के सीपी। प्रोसेस कैपेबिलिटी से ये मेजर्स होते हैं, जैसे मतलब तू पूछेगा कि चार्ट है, किसी टूल है उसके अंदर एक्स बार है, आर चार्ट है, वो है, तो टाइप ऑफ टूल्स है। हाँ, इसको मैंने भी सर्च नहीं करा इसका फुल फॉर्म क्या है, डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट। ये ले डेफिनेशन देख ले सीपी और सीपी के बाद। सीपी इज प्रोसेस इज परफेक्टली सेंटर्ड विद यूएसएल एंड एलएसएल, और सीपीके मे नॉट बी सेंटर्ड। सी जितना तो अंदर घुसेगा और तेरा दिमाग खराब होगा। अच्छा, क्वेश्चन एक आया हुआ है पीवाईक्यू में 25 का 2 से ए बी। डिटरमाइन द प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, हाँ प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं इसको, सीपीके को प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। ये होता होगा प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी होता है ठीक है, निकालना आ गया ना, वो इम्पोर्टेंट है। अब पी चार्ट ऐसा मीनो कुछ, शायद इसमें गिवन होगा हमको, हाँ ये चीजें गिवन होंगी, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। मेरे को कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरह थोड़ी है, चीजें दी नहीं और फिर सर बोले कैलकुलेट कर दो। एनीवेज, चल, ये हो गया हमारा, ये वाला टॉपिक खत्म, पूरा सेशन 16 डन हो गया, डन हो गया जी।